गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल अपनी एक क्लास हो चुकी है। कल अपन ने बात की थी पैथो फर्स्ट के पहले टॉपिक की, जो कि था धातु दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव। ये था अपना कल का पहला टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं आमवाद। और आज हम पढ़ने वाले हैं आमवाद। तो अपना जो सेकंड टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करते हैं आमवाद की। ये आपके सेकंड पेपर का टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टॉपिक अपने आयुर्वेद के लिए क्लिनिकल एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ जिस किसी भी स्टेट के हो, आप जिस किसी भी अपने कॉलेज में हो, वहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के या ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो अपन को सबसे ज़्यादा ये अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए तो ये है ही, ये डिजीज़ अपन को पढ़नी है। थ्योरेटिकल अपन को आना चाहिए आमवाद होता कैसे है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो और सारी डिटेल्स अभी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इसकी। लेकिन क्लिनिकल बात करें, अपन इसको पहचानेंगे कैसे? कोई पेशेंट अपने पास आता है तो हम कैसे बोलेंगे कि आमवात है या वात? आवाज आ रही है सभी को? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। मैं आम की बात कर रही थी कि आम का निर्माण हुआ कैसे। तो आम का निर्माण होता है जठराग्नि का अल्प बल होने से, यानी कि अग्नि मांद्य हुई। अग्नि मांद्य होने से जो भी अपन आहार करते हैं उस आहार का पूर्ण पाचन नहीं होता। तो सबसे पहली धातु कौन सी बनती है? अपनी रस धातु। तो वो रस धातु पूर्ण रूप से न बन के कैसी बनेगी? अपक्व बनेगी। अब वो अपक्व रस धातु होगी तो वो रस व स्रोतस में तो जाएगी नहीं, वो कहाँ पड़ी रहेगी? आमाशय के अंदर पड़ी रहेगी। और आमाशय के अंदर पड़ी रह करके वहां पे आम का निर्माण करेगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आम की। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कोटेशन याद नहीं करते, नहीं होते होंगे, वो सब ठीक है, लेकिन ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड ईयर से लेके फाइनल तक ये सभी को काम आने वाला है, तो ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हुई आम की डेफिनेशन। तो आम से अपन सिंपल सा एक शब्द में बोलूं, आम क्या है? अपक्व रस धातु। और वो बनी क्यों? क्योंकि अग्नि क्या थी? मांद्य। अग्नि के मांद्य होने के कारण अपक्व रस धातु बनी, उसको अपन ने आम कह दिया। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक बार। अर्थात अग्नि दौर्बल्य के कारण रस धातु की ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है तथा जो विकृत रस धातु होता है उसी को क्या बोल दिया? आम। तो हिंदी की डेफिनेशन तो सबको पता होनी ही चाहिए। फिर बात करते हैं हम आमवात की निरुक्ति की। अब आमवात नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि आम के साथ किसका संयोग होगा? वायु का। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु ही एक ऐसी चीज है जो चल गुण के कारण किसी के भी साथ संपर्क कर सकती है, किसी को भी किसी स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान में पटक सकती है। तो यहाँ पर भी वायु क्या करेगी? उस आम के साथ संसर्ग यानी कि मिल जाएगी। निरुक्ति क्या कहती है? आमेन सहित बातः आमवात, यानी कि आम के साथ वायु मिल गई। तो अपन वायु के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं, आम युक्त वात। अब वो वायु शुद्ध ना होकर के कैसी हो गई? आम युक्त हो गई, तो उसको क्या बोल दिया? आमवात बोल दिया। अब इसकी है परिभाषा। आमवात की परिभाषा कैसे हम क्लियरिफाई करेंगे कि यह जो पेशेंट है वो आमवात का है? उसके अंदर हमको 2-3 सिम्टम्स जो होंगे वो मेन रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे कि परिभाषा पढ़ती हूँ मैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि वात तथा कफ आम रस से दूषित शरीर में। अब आम वात है, अब वो जो आम का निर्माण हुआ है उसके लिए क्या बोल दिया? उसके पास कौन आए? वात और कफ। वात तथा कफ आम रस से दूषित होकर, वो जो दूषित आम रस है वो किस किस को और दूषित करेगा? वात को और कफ को। फिर एक चीज बताती हूँ मैं आपको, पूरे जो बॉडी में सर्कुलेशन होने वाली वायु कौन सी वायु है? व्यान वायु। व्यान वायु का जो स्थान है वो सर्व शरीर बताया गया है। तो सर्व शरीर उसका स्थान होने से वो व्यान वायु क्या करेगी? इसको आम को पूरी बॉडी में घुमाएगी। वायु तो कहीं भी जा सकती है, अनियंत्रित होती है, चल गुण वाली होती है, वो कहीं भी गमन कर सकती है। तो वो यहाँ से किसी भी जगह प्रवेश कर सकती है। तो वो आम के साथ संयुक्त हो जाएगी वायु। फिर उसके बाद कहाँ लेके जाएगी वायु?
ध्यान से सुनिएगा, समकाल प्रकोपित होकर, समकाल यानी कि जिस समय, अब ये डिजीज सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि कफ का प्रकोप कब होता है, कब बात करते हैं हम कफ प्रकोप की, कफ का प्रकोप कब होता है? एक तो होता है प्रातः काल, जो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्या दिगाक्रमात्, इस कोटेशन के थ्रू, ये कोटेशन आप सभी ने सुना होगा, इसके थ्रू अगर अपन बात करते हैं तो वय कौन सी अवस्था में, जो बाल्यावस्था होती है उसमें कफ डोमिनेंट रहता है। फिर उसके बाद प्रातः काल, दिन के अकॉर्डिंग अगर अपन वात पित्त कफ को डिवाइड करें तो प्रातः काल कफ का होगा प्रकोप, जो मध्याह्न वाला काल होता है, दोपहर वाला काल होता है, उसमें पित्त का प्रकोप होता है और साय काल में वात का प्रकोप होता है। तो समकाल प्रकोपित होकर के जो ये बात बोली गई है, यानी कि जो आम वात वाला पेशेंट होगा वो सबसे पहले आके अपन को कहेगा कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसके कफ का प्रकोप का काल है, दूसरा आम तो डोमिनेंसी, दोष और दूष्य एक साथ प्रकोपित हो रहे हैं, तो किधर उसको परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो समकाल प्रकोपित होकर के क्या करते हैं, कोष्ठ में त्रिक प्रदेश, त्रिक प्रदेश किसको बोलते हैं, सेक्रम वाला जो रीजन होता है उसकी बात हो रही है, कोष्ठ बोल दिया, त्रिक प्रदेश, और मेनली कहाँ पर, संधियों में, सारे जॉइंट्स में। अब आमवात के अंदर जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सबसे पहले जो आमवात होता है वो स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर जाके ये लार्ज जॉइंट को भी अफेक्ट करता है। तो जैसे अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे आमवात की, वात रक्त की, संधिवात की, मैं वहां आपको क्लियर करूंगी। तो आमवात जो होता है वो सभी प्रकार की संधियों में होगा, छोटी में भी और बड़ी में। संधियों में प्रवेश करके शरीर को, अंग प्रत्यंग को स्तब्ध कर देते हैं। अब आम या कफ की बात करूं, कफ का गुण होता है स्थिर, स्तब्धता, स्तंभन करना, ये सारे काम। तो ये कफ क्या करेगा, वो आम वायु के साथ जो संचरण कर रही है पूरी बॉडी में, वो क्या करेगी, जकड़ाहट उत्पन्न कर देगी पूरी जगह, पूरी बॉडी में, उसको स्तब्ध कर देगी। तो इसको क्या बोल दिया, आम वात बोल दिया। फिर सबसे पहला जो टॉपिक आता है जैसे रोग की परीक्षा का, वो सबसे पहला टॉपिक होता है निदान। निदान का मतलब है कि किस कारण से आपको डिजीज की उत्पत्ति हुई, शुरुआत कैसे हुई किसी भी रोग की, आपने ऐसा क्या किया जिससे आप इस रोग से ग्रसित हुए। तो वो आते हैं सभी फैक्टर निदान के अंदर। अब सबसे पहला जो फैक्टर है इसके अंदर है विरुद्धाहार। आपने कभी नाम सुना हो, 18 प्रकार के विरुद्धाहार होते हैं। चरक सूत्र 25 के अंदर चरक ने वर्णन किया है विरुद्ध आहार का। अब विरुद्ध आहार होता कैसे है, क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में क्लियर करती हूँ। यानी कि विरुद्ध कैसे विरुद्ध हो सकता है, वो वीर्य में विरुद्ध हो सकता है, विपाक में विरुद्ध हो सकता है। जैसे पहला ही जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है दूध और मछली। दूध कैसा वीर्य होता है, शीत वीर्य, मधुर शीत मधुर। रस वीर्य और विपाक की बात करें दुग्ध का, मधुर शीत मधुर। तो अपन वीर्य पे जोर देते हैं विरुद्ध आहार के अंदर, तो दुग्ध का वीर्य कैसा होता है, शीत, और मछली का वीर्य कैसा होता है, उष्ण, क्योंकि ये आनुप मास होता है। आनुप मास कैसा होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, वो उष्ण प्रकृति का। अब जब वीर्य विरुद्ध आहार का अपन एक साथ सेवन करेंगे तो वो क्या हो गया, विरुद्ध आहार हो गया। और ये वीर्य विरुद्ध होगा तो यानी कि इसका पाचन ढंग से नहीं होगा, ये अग्नि को विकृत करेगा, और अग्नि की विकृति हुई, पाचन नहीं हुआ तो क्या होगा, आम का निर्माण होगा। ऐसे ही दूध और फल का सेवन, दूध और फल का सेवन की भी क्या माना गया है, विरुद्ध। और जो थर्ड एग्जाम्पल बहुत फेमस है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, घृत और मधु सम प्रमाण मात्रा में क्या माना गया है, विष माना गया है। और विष ऐसे नहीं कि खाया जहर है तो मर गया, वो विष नहीं। विष का मतलब है विरुद्ध आहार, वो पचेगा नहीं, वो आम का निर्माण करेगा, फर्दर आपको डिजीज उत्पन्न करेगा। फिर आता है अधिक दधि सेवन। दधि सेवन, दधि का गुण क्या होता है, अभिष्यंदी। अभिष्यंदी बोले तो कफ को बढ़ाने वाला, ये कफ को बढ़ाने वाला होगा। अध्यशन, अध्यशन टर्म आपको क्लियर हो, अध्यशन क्या होता है कि एक जो भोजन का काल है, भोजन का पूर्ण पाचन से पहले ही दूसरी बार भोजन कर लेना क्या होता है, अध्यशयन होता है। तो उस अध्यशन से भी क्या होगा, अध्यशन से क्या होगा, कफ का निर्माण होगा, आम का निर्माण होगा।
और अनुपमास, अनुपमास किसकी वृद्धि करेगा शरीर में? कफ की वृद्धि करेगा। दिवाशयन, दिवाशयन से कौन कौन से दोष प्रकोपित होते हैं? मेनली जो बात करते हैं चरक, मेनली जो बात करते हैं वो बात करते हैं कफ की, लेकिन कफ के साथ साथ यहाँ पर पित्त की दृष्टि भी होती है, वो एक अलग बात है। अभी अपन आमवात की बात करें, इसके निदान में दिवाशयन से क्या होगा? कफ कुपित होगा। और वेग धारण सबसे इंपॉर्टेंट, वेग धारण तो कहीं भी बात करें, अब वेग धारण क्यों आया यहाँ पर? वेग धारण आम बात में क्यों आया? हम तो कफ के बात कर रहे हैं, लेकिन आम बात में आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि आम तो बनेगी बनेगी, लेकिन कुपित कौन भी होगी? वायु, क्योंकि वायु जब तक कुपित नहीं होगी तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी? तो वेग धारण से क्या होगा? जो भी 13 प्रकार के अधारणीय वेग का वर्णन किया है चरक सूत्र 7 के अंदर, न वेगांतधारी में, वहां पर जो वेग धारण की मना किया गया है कि यह 13 प्रकार के वेग होते हैं जो कि अधारणीय होते हैं, इनका धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इनका धारण करते हैं तो क्या होगा? वायु का प्रकोप होगा। और वो वायु प्रकोपित होते ही साथ साथ हम क्या भी कर रहे हैं? हम कफ को कुपित करने वाले या अग्नि को मांद करने वाले दावा भी सेवन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जो वायु है वो आम के साथ संयुक्त होगी और उसको पूरी शरीर में घुमाएगी। फिर अपना सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है पूर्व रूप। निदान के बाद पूर्व रूप की बात करते हैं। अब पूर्व रूप के अंदर क्या होता है? पूर्व रूप के जस्ट बाद आएंगे रूप। रूप मतलब लक्षण, उस व्याधि के सिम्टम। तो उससे जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है वो होती है पूर्व रूप। पूर्व रूप के अंदर मैं ये बात करूं कि थोड़े थोड़े सिम्टम नजर आने लगते हैं, या थोड़ा थोड़ा उस जो रोगी होता है उसको फील होना लगता है कि मेरे आगे ये डिजीज होने वाली है। तो इस पूर्व रूप के अंदर सबसे पहले तो क्या होगा? उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और खाना डाइजेस्ट न होने का कारण क्या होगा? अग्निमांद्य। अग्निमांद्य तो उसकी पहले ही हो चुकी थी, आम का निर्माण हो रहा था, अग्निमांद्य हो गई। अब जब उसके अंदर उसने सारे निदान भी क्या किए हैं? कफ को प्रकोपित करने वाले, उसके शरीर के अंदर आम का निर्माण हो रहा है, तो उस आम के निर्माण के कारण एक तरह से मैं कह लूं उसके अंदर कफ का प्रकोप हो रहा है। उस कफ के प्रकोप के कारण उसको सारे दिन क्या रहेगा? आलस्य, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसको आलस्य होगा। फिर आता है अंगमर्द। अंगमर्द की बात क्यों करते हैं हम यहाँ पर? अंगमर्द कौन करवाएगा? जो वायु आम के साथ मिली हुई है वो क्या करेगी? अंगमर्द। अंगमर्द वो पूरी बॉडी में पेन होगा, उसको बॉडी एक होगा, मेनली कहाँ पर? जॉइंट्स पर देखने को मिलेगा। फिर आती है बात हृदय गौरव। हृदय गौरव आपने रस धातु के जो लक्षण पढ़े होंगे वहां पर भी आता है, रस की अति वृद्धि होने से हृदय में गुरुता होती है। और यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर आम का निर्माण हो रहा है, रस धातु कैसी है? विकृत। तो हृदय की जब भी विकृति की, गुरुता की, स्तब्धता की सारी जो बात करते हैं वो बात करते हैं रस धातु के सापेक्ष। तो रस धातु के होने से वहां पे क्या आएगा? हृदय में गुरुता, क्योंकि रस धातु विकृत है, अपक्व रस धातु है, उससे क्या होगा? उसके हृदय में गुरुता होगी। फिर है फिफ्थ पॉइंट, अनिद्रा और अल्प निद्रा। दो कारण हो सकते हैं इसके। एक तो उसको पेन इतना भयंकर होने स्टार्ट हो जाता है कि उसको नींद नहीं आती है। दूसरा कारण इसका ये है कि यहाँ पर वात का प्रकोप भी है, तो उसको क्या है? अनिद्रा। जैसे जैसे उसकी डिजीज आगे बढ़ेगी उसको नींद आना कम होगी, क्योंकि वायु का प्रकोप फिर डोमिनेंट होगा किस पर? आम पर। फिर आता है शाखाओं में स्तब्धता। शाखाओं बोले तो एक्सट्रीमिटीज, अपने हाथ हुए, पैर हुए, इनमें स्तब्धता कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि जो वायु है वो आम का संचरण करा रही है पूरे शरीर में, इसलिए इनमें स्तब्धता देखने को मिलेगी। तो ये हो जाते हैं अपने पूर्व रूप। फिर अगला जो टॉपिक आता है, जैसे इसके अभी भेद भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी संप्राप्ति की बात करते हैं। संप्राप्ति बोले तो इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी स्टार्टिंग होती कैसे है? इसकी पैथोजेनेसिस साइकिल क्या है इस डिजीज के होने का? कि हमने तो बोल दिया कि हमने निदान सेवन किए, आम बनाने वाले और वायु को कुपित करने वाले, ये तो बात हमने कर दी, लेकिन आगे ये डिजीज हो कैसे रही है? वो आम कहाँ गया, वो वायु आम से कैसे मिली, वो सारी जो साइकिल है वो पढ़ते हैं हम संप्राप्ति के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले क्या बोलेंगे? अब आपको संप्राप्ति दो फॉर्म में होती है, एक तो सामान्य संप्राप्ति होती है, एक संप्राप्ति चक्र।
लेकिन ये जो नोट्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो यहाँ पे जो संप्राप्ति है वो हमेशा चक्र फॉर्म में ही लिख के आनी है। इससे क्या है, टीचर जो अपनी कॉपी चेक करते हैं उनको आसानी से समझ में आती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे को ये आती है। तो अपन को भी, और ये अपने दिमाग में भी अच्छे से फिट होती है। इसीलिए आपको जो सारी संप्राप्ति है वो ऐसे ही साइकिल फॉर्म में बनानी है, ऐसे एरो कर करके ही लिखनी है। पैटर्न यही होना चाहिए सभी, कोई भी इसकी संप्राप्ति पढ़ो, का पैटर्न यही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम उसमें कि हमने निदान सेवन किया। अब निदान सेवन से क्या होता है, दोष प्रकोप होता है। अब दोष प्रकोप, अब दोष यहाँ पर कौन कौन से हैं, हाथ है और आम। आम के साथ मैं दोष को मानूं तो कफ मान सकती हूँ, क्योंकि आम का निर्माण तो उस दूषित कफ या रस धातु के कारण ही हो रहा है। तो हमने दो तरह के निदानों का सेवन करना है। कौन कौन से, एक तो जो वायु के बढ़ाने वाले हैं और दूसरा जो आम को निर्माण करने वाले हैं। तो वायु को बढ़ाने वाले जो निदान होते हैं वो कौन से होते हैं, अत्यधिक व्यायाम। अत्यधिक व्यायाम से क्या होता है, कृष्णता आती है। कृष्णता क्या करती है, वायु को प्रकोप करती है। और विरुद्ध चेष्टा, विरुद्ध चेष्टा में सभी प्रकार की चेष्टाएं आएंगी। और विरुद्ध चेष्टा में क्या क्या आ सकता है, अध्वगमन, ज्यादा बाहर वहन यानी कि अधिक वजन ढो रहा है, या फिर विरुद्ध चेष्टा में रात में तो जग रहा है दिन में सो रहा है, वो सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं, इस विरुद्ध चेष्टा के अंदर। व्यायाम, दूसरा हुआ व्यायाम। इन सभी से क्या होगा, वात का प्रकोप। और यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं जैसे कि जो साहसिक कर्म होते हैं, आपको राजक्षमा के अंदर मैं क्लियर करूंगी साहसिक कर्म के अंदर क्या क्या आता है। साहसिक कर्म में अधिक भार वहन, अधिक मार्ग गमन, अपने से अधिक बल वाले व्यक्ति से लड़ना, यानी कि खुद के बल से अधिक काम करना, और शरीर क्या होता है, वायु का प्रकोप होता है। तो ये तो निदान हुए अपने वात प्रकोप वाले। फिर इधर अपन निदान की बात करते हैं, तो आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यानी कि वीर्य में विरुद्ध। अब वो विरुद्ध 18 प्रकार का होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल केवल वीर्य विरुद्ध का दिया है। वो 18 प्रकार का विरुद्ध आप चरक के अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन केवल वीर्य विरुद्ध की। ये वीर्य विरुद्ध वाले विरुद्ध आहार का निदान का जो सेवन करने से उससे क्या हुआ, उससे आम का निर्माण हुआ, यानी कि अपक और रस धातु का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर वायु भी प्रकोप है, आम का भी प्रकोप है। आम भी बन चुका है और वायु प्रकोपित है। तो वो वायु क्या करेगी, कल भी मैंने आपसे बात की थी, वायु के अंदर क्या होता है, चल गुण होता है। इस चल गुण के कारण वो किसी के भी साथ मिलेगी, चाहे वो आम हो सकता है, पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है, उनको उनकी जगह से निकाल के पूरे शरीर में ये घुमाती है। मतलब एक सिंपल सी बात करूं कि ये डोमिनेंस खाती है अपनी, कि मैं डोमिनेंस हूँ, जब तक मैं चाहूंगी मैं सबको जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ, ऐसा काम करता वायु। तो वात दोष के चल गुण के कारण, अब चल गुण केवल इसी दोष में होता है, ना तो कफ में होता ना ही पित्त में होता। इनको एक स्थान से गमन कराने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली हमेशा कौन होगी, वायु होगी। तो वात दोष के चल गुण के कारण शरीर में क्या होगा, आम का संचरण, संसर्ग हो चुका है आम का और वात का। अब वो वायु घुमाएगी पूरे आम को पूरी बॉडी में। फिर उसके कारण होगा व्याधि के स्वभाव के कारण। अब व्याधि के स्वभाव यानी कफ का प्रकोप। व्याधि का स्वभाव कैसा है, कफ वाला, आम वाला। स्वभाव के कारण आम दोष का श्लेष में स्थान में आश्रित होना। आम है, अब वो वायु घुमा तो रही है आम को, लेकिन आम तो क्या चाहेगा कि मैं अपने जैसे ही गुण वाले के पास जाकर स्थान संश्रय करूं। मैं पित्त के पास क्यों जाऊं, मैं वायु के पास क्यों जाऊं। वायु तो घुमा ही रही है उसको, लेकिन वो पित्त स्थान में ना जाकर कहाँ जाएगी, वो श्लेष्म स्थान में जाएगी। श्लेष्म स्थान बात करें तो कफ के स्थान में जाके आश्रित होगी। अब कफ का स्थान कहाँ कहाँ होता है, संधि। संधि में कौन सा कफ होगा, श्लेष्म कफ। आमाशय में कौन सा होगा, क्लेद कफ। सिर में कौन सा होगा, तर्पक कफ। और उर प्रदेश में कौन सा होगा, अवलंबक कफ। सारे जो है वो कफ के स्थान है। तो यहाँ पर जाकर के जो अपन ने पूर्व रूप के अंदर एक लक्षण देखा था, हृदय गौरव, हृदय में गुरुता। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है देखो, गौरवम हृदयस्य च, ये जो आम है वो कफ स्थान में चली गई, पहले से ही कफ स्थान है, वहां पे कफ बढ़ा हुआ है। आम उससे जाके और मिल गई तो गुरुता उत्पन्न करेगी कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हृदय में गुरुता होगी। हृदय में गुरुता होने के बाद ये साथ साथ पूरे बॉडी में घूम रही है। बॉडी में घूमने के साथ वो कहाँ गई, परिभाषा में बात की थी मैंने आपसे, त्रिक प्रदेश में और संधियों में। तो जो भी संधियों में जाएगी, उन संधियों में आम अब रुक जाएगी वायु के कारण वहां पर। तो वहां पे क्या करेगी, शूल,
पेन होगा, शोथ वहां पर इन्फ्लामेशन है। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं आम वात के, इंपॉर्टेंट है। पेन, इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस, ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये अगर हैं तो हम किसी भी पेशेंट्स को बोल सकते हैं, कोई भी पेशेंट आता है कि हाँ भाई आपको आम वात है। क्योंकि जो अपन वहां बात करेंगे संधिवात के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, वहां पर शोथ देखने को नहीं मिलेगा। शोथ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन केवल वही होगा जहां कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। बिना कफ के इन्वॉल्वमेंट के कहीं भी शोथ नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है कि शोथ, शोल और स्तब्धता, ये 3 चीज देखने को मिलेगी कहाँ पर? जॉइंट्स। अब जॉइंट्स कहीं के भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब वायु के कारण आम का संचरण तो हो ही रहा है, तो इसलिए इस व्याधि को क्या बोला है? संचारी वेदना। संचारी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आम घूम रही वायु का, इसलिए इसको संचारी वेदना बोलते हैं। पोस्ट त्रिक प्रदेश व संधियों में प्रवेश करके शरीर व अंग प्रत्यंग में स्तब्धता उत्पन्न होती है। स्तब्धता शुरू हो जाती है, स्टिफनेस। पेशेंट पूरी रात भर सोता रहता है, जॉइंट्स मूवमेंट तो करते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह जो आम है वो रुक जाएगी। जैसे ही वो